हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो DU स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में BA प्रोग्राम का कोर्स है और उन सभी के पास में हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास ये हिंदी में सब्जेक्ट है और 24 जनवरी को उन सभी का एग्जाम होने वाला है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज हम आप सभी के एग्जाम से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। सो ये उन क्वेश्चनों की सीरीज रहने वाली है जो आपके एग्जाम में कंफर्म आएगी ही आएगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम बात करें तो वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखो, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करी है, उसके अंदर मैंने आपको डायरेक्टली और क्लियरली मैंने आपको मेंशन किया है कि आप सभी के पास में 4 जो है काल हैं हिंदी भाषा के। पहला आदि काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा है आप सभी का आधुनिक काल। इनके काल समय बताया गया है कि 1000 ईस्वी से 1375 तक रहा। फिर भक्ति काल जो है वो आपका 1375 से आपका 700 ईस्वी है। रीति काल जो है 1700 से ईस्वी से 1900 ईस्वी तक है और आधुनिक काल जो है आपका 1900 से वर्तमान समय तक है। तो इसकी किसी न किसी एक प्रवृत्ति के बारे में आपके या फिर आपकी विशेषताएं लिखे आएगा पेपर में या फिर प्रवृत्तियां लिखे आएगा, इसके बारे में कंफर्म क्वेश्चन आपसे आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आज की क्लास का क्वेश्चन ये है कि आदिकालीन हिंदी व्याकरणिक विशेषताओं को विस्तार से बताइए। ये क्वेश्चन आप सभी का 6 नंबर से 12 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका कोई भी क्वेश्चन करोगे आप, सबसे पहले उसकी भूमिका या उसकी प्रस्तावना, आपको इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। या तो आप भूमिका लिखोगे या तो उसकी प्रस्तावना लिखोगे। तो सबसे पहली बात, तो अगर हम आदिकालीन हिंदी व्याकरणिक विशेषताओं की बात करें तो आदिकालीन हिंदी भाषा के बारे में बात करेंगे। आदिकालीन हिंदी जो भाषा है, अगर आप देखोगे तो बेसिकली 4 साहित्य, हिंदी साहित्य के काल को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें जो आदि काल आता है वो नंबर 1 पे आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि आदिकाल हिंदी भाषा का प्रारंभिक और निर्माणाधीन चरण है। निर्माणाधीन का मतलब क्या होता है, जो चीज शुरुआत ही होती है, तो प्रारंभिक और निर्माणाधीन चरण है। दूसरी बात, इस काल की भाषा अपभ्रंश से विकसित हो रही थी। अभी याद रखना है, ये जो काल है, इस काल में जो हिंदी भाषा या उसके जो शब्द हैं जो यूज किए जा रहे थे वो किससे विकसित हुए थे, अपभ्रंश से विकसित हो रहे थे। ये याद रखना है आप सभी को। अब विकसित हो ही रहे थे, इसीलिए इसका व्याकरण पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं है। जैसे आज हम हिंदी को देखते हैं कि उसका पूरा व्याकरण व्यवस्थित रूप से है। अगर हम कोई भी वाक्य को लिखते हैं तो उसमें अगर कोई भी किसी भी प्रकार की गलती होती है तो उसको हम व्याकरणिक रूप से पहचानते हैं। परंतु जब आदिकालीन हिंदी की बात करते हैं तो उस समय क्योंकि वो भाषा अपभ्रंश से विकसित ही हो रही थी, प्रारंभिक जो निर्माणाधीन चरण था, इसीलिए इसका व्याकरण पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं था। फिर भी इससे हिंदी आधुनिक के बीज के रूप में इसको स्पष्ट रूप से इसे देख सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भाई जो आधुनिक हिंदी है हमारी, उसमें आदिकालीन हिंदी जो है वो एक बीज का काम कर रही थी। जिस तरीके से बीज जो है वो किसी पौधे को उगाने के लिए महत्वपूर्ण होता है, उसके बिना पौधा जो है वो निर्माण नहीं होगा, ठीक उसी तरीके से हिंदी भाषा अगर आज जिस रूप में हम देख रहे हैं तो उसमें आदिकालीन हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान है। ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसकी बात करें, आदिकालीन जो हिंदी है इसकी क्या व्याकरणिक विशेषताएं। सबसे पहले इसमें अपभ्रंश प्रधान भाषा थी, यानी अपभ्रंश प्रधान भाषा थी। पहली हेडिंग बनाएंगे, इसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे। आदिकालीन हिंदी पर अपभ्रंश का गहरा प्रभाव था, पहली बात। दूसरी बात हम कहेंगे भाई अधिकांश शब्द, अधिकांश का मतलब क्या है, आपके जो ज्यादातर जो शब्द है वो क्रिया रूप में और वाक्य संरचना अपभ्रंश से ली गई है। क्रिया रूप आप सभी जानते हो, खाना, पढ़ाना, याद करना, ये क्रिया रूप है। और वाक्य की संरचना, जैसे वाक्य की संरचना क्या होता है, पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर आपका इस तरीके से ये आगे चलता है वाक्य की संरचना। तो अपभ्रंश से ली गई है। उदाहरण के लिए आपका करहूं, होई, जाई, तो ये क्या है, आपका क्रिया के रूप आपको एक तरीके से दिखते हैं। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं कारक, कारक चिन्हों की।
इसमें कारक चिन्हों का अभाव था। इस काल में जैसे क्या कहता है, ने, को, से, में जैसे आधुनिक कारक चिन्ह जो है पूर्ण रूप से इनका विकास उस समय नहीं हुआ था। तो याद रखना है, कारक चिन्हों का क्या था, अभाव था कब, आदिकालीन हिंदी में। और कारक चिन्ह के अभाव की वजह से अर्थ वाक्य के संदर्भ में समझा जा सकता था, यानी पूरा वाक्य जब होता था, हमारे सामने कोई पूरा वाक्य बोला जाता था, तो उसके बाद इसका अर्थ हम क्या करते थे, समझ पाते थे। तो दूसरी विशेषता इसकी समझ में आ गई। तीसरी बात करें, क्रिया रूपों में अस्थिरता, अस्थिरता थी। जैसे क्रिया में काल, पुरुष और वचन का स्पष्ट भेद नहीं था। एक ही क्रिया कई अर्थों में प्रयोग किए जाते थे, यानी एक क्रिया को, जैसे आज हम देखते हैं, हम जैसे कहते हैं भाई मुझे जाना है, जैसे मैं कहता हूं आपको मुझे जाना है, एक वाक्य मैंने लिखा, और मैंने लिखा कि हमें जाना। तो एक व्यक्ति के लिए भी हम देख रहे हैं कि भाई जो जाना शब्द इस्तेमाल हो रहा है, और एक से ज्यादा लोगों के लिए भी यहाँ पर प्रयुक्त हो रहा है। तो ठीक इसी तरीके से कि एक कई अर्थों में इसका हम प्रयोग देखते थे। अगली बात करते हैं फोर्थ, चौथा अगर इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट का, तो लिंग और वचन की भी अनिश्चितता थी। जैसे स्त्रीलिंग और जो पुल्लिंग है उसका स्पष्ट विभाजन नहीं था, ये आप कह सकते हो। और बहुवचन के निश्चितता के रूप में अभाव, यानी एक व्यक्ति के लिए कई बार एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है, एक से ज्यादा के लिए भी एक ही शब्द इस्तेमाल किया जा सकता था। तो एक वचन और बहुवचन में ज्यादा भिन्नता नहीं थी। अगला क्या, अगला है विभक्तियों का अपूर्ण विकास, यानी विभक्तियां जो थी वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई थी। उदाहरण के तौर पे हम कहें तो संस्कृत की विभक्तियां समाप्त हो रही थी और हिंदी की नई विभक्तियां अभी बन नहीं पाई थी। देखो संस्कृत की जो विभक्तियां थी वो तो समाप्त हो रही थी, लेकिन हिंदी की अभी भी बन नहीं पाई थी, तो इसका अपूर्ण विकास इसीलिए लिखा गया। अगला छठा पॉइंट है आप सभी का कि वाक्य संरचना की सरलता। उस समय आदिकालीन हिंदी में वाक्य को सरलता से सीधे भाव जो प्रकट हो सके, उसका अर्थ प्रकट हो सके, उसको बताया जा रहा था। वाक्य कैसे बनाए जा रहे थे, छोटे, सरल, सीधे, प्रकट होने वाले। अलंकारिक या जटिलताओं की संरचना का अभाव था। हम ऐसा सोच रहे थे कि वाक्यों में कम से कम मिनिमम हमको क्या करना है, जो जटिलता है उसको मिनिमाइज करके रखना है। नेक्स्ट सातवां पॉइंट क्या है, देशज शब्दों की प्रधानता। देशज शब्द क्या है, जो देश हमारे यहाँ के यूज हो रहे हैं, यानी संस्कृत की अपेक्षा लोक भाषा, जो ज्यादातर लोग सामान्य रूप से जिन चीजों का इस्तेमाल करते थे, लोक भाषा और देशज शब्द का क्या करते थे, उस समय प्रयोग हो रहा था। तो ये इसकी क्या थी, व्याकरणिक विशेषता थी। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। अब कोई भी आंसर जब आप लिखोगे तो उसमें उपसंहार या फिर आपको क्या करना है, निष्कर्ष ऐड करना है जरूर, याद रखना आप सभी को। तो निष्कर्ष में हम क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार आदिकालीन हिंदी व्याकरणिक दृष्टि से अविकसित होते हुए भी आधुनिक हिंदी की नींव रखने वाली भाषा थी। हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से विकसित तो नहीं हुई थी, अविकसित थी, परंतु फिर भी आधुनिक हिंदी जो आज जिस रूप में है उसका नींव रखने का काम किसने किया, आदिकालीन हिंदी ने किया। अब सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अंदर आपसे पूछा गया है हिंदी भाषा के पालन में मध्यकाल की भूमिका को विस्तार से बताइए। अब हिंदी भाषा के पालन में मध्यकाल की भूमिका, मध्यकाल के बारे में बताना है, इसकी क्या क्या भूमिका है। सबसे पहली बात तो मध्यकालीन हिंदी भाषा का विकास जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन। मध्यकाल जो था हिंदी भाषा के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण टाइम माना जाता है। इस काल में हिंदी में संस्कृत के प्रभुत्व से मुक्त होकर जन भाषा का रूप ग्रहण किया। यानी आप सभी को पता ही है कि संस्कृत भाषा का चलन पहले था, संस्कृत के बाद में आपका प्राकृत भाषा आई, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद अवहट आई। तो कहीं ना कहीं हम जब हिंदी भाषा की जब उत्पत्ति की बात करते हैं तो उसकी जड़ें या उसका अंश, हम हिंदी भाषा का अंश होना वो संस्कृत भाषा के जन्म से है। संस्कृत भाषा के जन्म से ही, संस्कृत भाषा से किस भाषा का जन्म हुआ, हिंदी भाषा का। तो हिंदी क्या कर रही थी, संस्कृत के प्रभुत्व से मुक्त होकर जन भाषा, यानी सामान्य तौर पे जो लोग इस्तेमाल करते हैं जिन शब्दों का, उसको धीरे धीरे हिंदी क्या कर रही थी, ग्रहण कर रही थी। मध्यकालीन की भूमिका क्या है, सबसे पहला प्रभाव मध्यकाल में क्या देखने को मिलता है, भक्ति आंदोलन का प्रभाव देखने को मिलता है हमें हिंदी भाषा के ऊपर। तो भक्ति आंदोलन ने धर्म को जनता तक पहुंचाने के लिए, यानी धर्म की जो बातें थी उनको जनता तक पहुंचाने के लिए सरल हिंदी का प्रयोग किया। इससे क्या हुआ, क्योंकि जो संस्कृत भाषा थी वो बहुत जटिल भाषा थी, संस्कृत भाषा को सीखने का अधिकार सबको नहीं था, और संस्कृत भाषा जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल थी, जटिल, जैसे बताया गया। हिंदी जन सामान्य लोग इस्तेमाल करते थे, इसीलिए उस समय के जो कवि थे, जैसे कबीर हो गए, तुलसीदास जी हो गए,
सूरदास जी हो गए, मीरा जी हो गए, जैसे कवियों ने हिंदी को घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया, हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लोक भाषाओं का विकास। लोक भाषा यानी बहुत सारी लोक भाषाएं थी, जैसे ब्रिज भाषा, अवधी भाषा, ये सब लोक भाषाएं किससे निकली है? हिंदी भाषा से, हिंदी भाषा से, ठीक है। लोक भाषाओं का विकास, जैसे खड़ी बोली है, ये इनका विकास हुआ, और ये हिंदी भाषा की जो उपभाषाएं हम कह सकते हैं, ये साहित्य में भी इसका क्या होने लगा? उपयोग होने लगा। इन भाषाओं ने हिंदी को क्षेत्रीय आधार दे दिया, यानी हिंदी भाषा क्षेत्रीय आधारों पर भी इस्तेमाल होने लगी। थर्ड पॉइंट है आपका धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई मध्यकाल में, जैसे रामचरितमानस, सूरसागर, बीजक, है ना। सूरसागर आपको पता है सूरदास ने, बीजक जो है कबीर जी ने, रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी ने। ऐसे हिंदी ग्रंथों का स्थायित्व मध्यकाल में ही हुआ। अगला पॉइंट है आपका फारसी अरबी शब्दों का समावेश। हम क्या देखते हैं, कई सारे फारसी और जो अरबी शब्द हैं वो भी हिंदी के अंदर जुड़ जाते हैं। मुस्लिम शासन के प्रभाव की वजह से हम कह सकते हैं मध्यकालीन में मुस्लिम शासन भारत में हुआ। मुस्लिम शासकों की वजह से जो अरबी भाषा है, ठीक है, और जो फारसी भाषा है, इसका कहीं ना कहीं हिंदी के साथ जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ पर उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगा, जिससे हिंदी जो है अधिक समृद्ध हुई और भी ज़्यादा व्यावहारिक बन पाई। अगला है आपका मौखिक परंपराओं का विस्तार। आपका कीर्तन, भजन, कथा, प्रवचन, इन सब को अगर हम देखें तो ये किस भाषा के माध्यम से हो रहे थे? हिंदी के माध्यम से। तो इससे इनका तो प्रचार, कीर्तन, भजन, ये सारी चीजें तो हो ही रही थी धार्मिक आधार पर, लेकिन इससे हिंदी भाषा का भी प्रचार हुआ और बहुत से लोगों को हिंदी सीखने का बहुत ज्यादा अवसर भी मिला। जन भाषा के रूप में प्रतिष्ठा, हिंदी केवल साहित्य तक नहीं बल्कि आम लोगों की बोलचाल की भाषा भी बन गई। और इस तरीके से उपसंहार निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं मध्यकाल में हिंदी भाषा का संरक्षण, विस्तार और समाजीकरण की स्वीकृति हुई। शासकों ने भी इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हम ये कह सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है आज की क्लास का, और अगला क्वेश्चन है आप सभी का, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम से। बहुत जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आधुनिक काल में हिंदी के विकास के चरणों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। देखो आधुनिक काल में हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा के विकास के बारे में अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है। तो आधुनिक काल में भूमिका की बात करें, प्रस्तावना की, तो आधुनिक काल में हिंदी भाषा ने साहित्य में, आजकल साहित्य में यूज हो रहा है, लिटरेचर फॉर्म में, इसके अलावा हमारी शिक्षा में, हमारी प्रशासन में, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, ऐसे कई सारे उत्तर भारत के राज्य हैं जो हिंदी भाषा को प्राथमिकता देते हैं। संचार के क्षेत्रों में जो है अभूतपूर्व विकास किया है, यानी हिंदी बहुत ज़्यादा विकसित हुई है और बहुत सारे लोगों को आपस में जोड़ने में इसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे हम बात करते हैं कि इसके विकास के प्रमुख चरण क्या है। सबसे पहले आपका भारतेंदु युग। भारतेंदु युग है आधुनिक हिंदी के विकास के लिए। तो इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने हिंदी गद्य का आरंभ हुआ इस काल में। भारतेंदु युग में क्या हुआ, हिंदी गद्य का आरंभ हुआ। दूसरी बात पत्रकारिता, नाटक, निबंध का विकास हुआ भारतेंदु युग में हिंदी भाषा के अंदर। द्विवेदी युग में क्या हुआ कि भाषा में व्याकरणिक अनुशासन आया। अगली बात संस्कृत और शब्दावली का प्रयोग काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ गया। अगली बात हम करते हैं आपका छायावाद युग। छायावाद युग के अंदर क्या है, भाषा में आपका भावनात्मकता, सौंदर्य और कल्पना वेश का समावेश हुआ। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, इस समय क्या हम देखते हैं, इस समय हम देखते हैं कि हिंदी सामाजिक यथार्थ भाषा बनी रही। हिंदी जो है यथार्थ भाषा बनी रही और जनसाधारण के जीवन में अभिव्यक्ति मिली। जनसाधारण के लोग जो है अपने विचारों को प्रकट करने में कहीं ना कहीं इसका उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करें स्वतंत्रता के बाद का काल, तो हिंदी भाषा क्या बनी, राष्ट्रभाषा बनी। शिक्षा, प्रशासन, मीडिया, तकनीक, हिंदी का प्रसार बढ़ गया। देख लो टेलीविजन वगैरह बहुत जगह पर इसका यूज होने, और संपर्क के लिए तो ये होता ही है, तो ये इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगला आप सभी का आता है उपसंहार। निष्कर्ष की बात करें तो आधुनिक हिंदी काल में हिंदी पूर्ण रूप से विकसित हुई, सशक्त हुई, बहुआयामी बनी। आज हिंदी जो है वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें इसका प्रभाव देखने को मिलता है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, 110% देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा के विकास और विस्तार पर चर्चा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बहुत अंतर है। इसमें हिंदी भाषा के विकास की बात करें, हिंदी भाषा कैसे विकसित हुई, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको कुछ काल बताए, हिंदी भाषा का काल विभाजन। तो पहले क्या आता है, आदि काल आता है, फिर भक्ति काल आता है, फिर इति काल आता है, फिर आधुनिक काल, और फिर आधुनिक काल के अंदर आधुनिक हिंदी मिलती है। ये है इसका हिंदी भाषा का पूर्ण विकास। तो भूमिका की बात करें तो हिंदी भाषा भारत
भारत की एक क्या है, प्रमुख और समृद्ध भाषा है। भारत में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने जाने वाली भाषा हम ये भी कह सकते हैं। इसका विकास एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया या परंपरा के बाद हुआ। हिंदी, अभी हम बात करेंगे आगे कि भाई क्या ऐतिहासिक प्रक्रिया रही है। हिंदी का स्वरूप संस्कृत से प्रारंभ होकर, देखो संस्कृत से स्टार्टिंग हुई हिंदी, जैसा कि बताया था, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, और फिर अपभट है, फिर आगे चलकर आधुनिक हिंदी तक ये पहुंची है। प्रत्येक काल में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों ने हिंदी पर गहरा प्रभाव डाला है, क्योंकि हिंदी भाषा ने अपने अंदर उन सब चीजों को समावेश किया है, चाहे वो राजनीति भी रही, चाहे वो धार्मिक स्थिति भी रही, चाहे वो आपकी सामाजिक या सांस्कृतिक बात की हम कहें। तो हिंदी भाषा के विकास के कई सारे चरण रहे। सबसे पहला आपका संस्कृत काल। तो संस्कृत को हिंदी भाषा की मूल स्रोत या मूल भाषा माना गया है। आप सभी को पता है दोनों की जो लिपि है वो देवनागरी है, और संस्कृत में कई ऐसे चिन्ह, अक्षर, वर्तनी, व्याकरण के जो नियम है वो कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा से ही लिए गए हैं। तो संस्कृत एक है परिष्कृत, साहित्यिक और व्याकरणिक शब्दावली भाषा थी, लेकिन ये सामान्य जनता की भाषा नहीं थी, क्योंकि सिर्फ पढ़े लिखे लोग, समृद्ध लोग और जो उच्च वर्ग के लोग थे, केवल उनको ही ये भाषा सीखने का अधिकार था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो और भी लोगों ने भाषा को माध्यम बनाया, और संस्कृत भाषा का चलन धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। हम कह सकते हैं संस्कृत भाषा का चलन होने के कई सारे कारण है। मुस्लिम आक्रमण है, बाहरी शासन है, या फिर ऐसे शासकों का बनना जो संस्कृत भाषा को नहीं जानते थे। तो हम ये भी कह सकते हैं समय के साथ संस्कृत काफी ज्यादा कठिन हो गई, जिससे सरल भाषाओं की आवश्यकता महसूस हुई, और फिर संस्कृत भाषा का धीरे धीरे लोप होने लगा या उसका बहुत कम यूज होने लगा। सेकंड बात करें तो आपका प्राकृतिक काल आता है। यह संस्कृत से विकसित होकर प्राकृतिक भाषा बन गई, यानी संस्कृत जो है जब उसका चलन कम हुआ तो फिर क्या यूज होने लगा, आपका प्राकृत भाषा। ये भाषा अपेक्षाकृत संस्कृत से सरल थी और ये जनता द्वारा बोली जाती थी। पाली, फिर पालीश, आपका शोरसेनी, मगधी इत्यादि प्रमुख भाषाएं इसकी आती है। तो ध्यान रखना, प्राकृत में भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी जो बताया था, तो उसमें बताया था कि पाली है, आपका शोरसेनी है और मगधी है, ये प्राकृत भाषा में ही आता है। इस काल में भाषा जनसाधारण से संबंध मजबूत हुआ, क्यों? क्योंकि संस्कृत की जगह पर पाली यूज हो रहा था, और पाली हर कोई आम बोलचाल में इस भाषा का उपयोग करता था। इसीलिए तीसरे नंबर पे आपका आता है आपका अपभ्रंश। तो प्राकृत से अब अपभ्रंश का विकास हुआ। अपभ्रंश में आधुनिक हिंदी के अनेक शब्द विकसित हुए। जैसे आज के जमाने में हम कई शब्दों को यूज करते हैं, वो अपभ्रंश में हुआ, क्योंकि जब संस्कृत से प्राकृत पे हम आए तो संस्कृत भाषा लोग नहीं समझ पाते थे, इसलिए लोग प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करना शुरू किया। और प्राकृत भाषा से भी अगर हम देखें तो फिर किसका, अपभ्रंश का, यानी आधुनिक हिंदी की नींव यहाँ से कहीं ना कहीं चली जाती है। जो वाक्य की संरचना है वो सारी चीजें देखने को मिलती है। हिंदी भाषा का विकास का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं ये पड़ाव माना जाता है, याद रखना आप सभी को। चौथे नंबर पे आपका आ जाता है आदिकाल। इसके बारे में हमने भी चर्चा भी करी थी। तो आदिकाल की बात करें तो आदिकाल में हिंदी प्रमुख रूप से दिखाई देती है। इस काल में भाषा में व्याकरणिक स्थिरता नहीं थी, जैसा कि ऊपर बताया। साहित्य मुख्यतः वीर गाथा काल में, क्योंकि इसमें ये आदिकाल के अंदर क्या है, युद्धों के बारे में, राजपूतों के गुणगान हुआ है, और इस भाषा में अपभ्रंश की क्या थी, प्रधानता थी। व्याकरणिक इतना ज्यादा विकास नहीं हुआ था, जैसा कि अभी ऊपर चर्चा भी करी है, याद रखना है। मध्यकाल के बारे में भी मैंने बताया। मध्यकाल में हिंदी भाषा का विकास का स्वर्ण काल माना जाता है। स्वर्ण काल क्यों माना जाता है? क्योंकि भक्ति आंदोलन की वजह से हिंदी जनसामान्य भाषा बन गई, और धार्मिक सुधार की वजह से हिंदी का ही बहुत ज्यादा उपयोग हुआ। और इस समय हिंदी की कई सारी भाषाएं, जो साहित्य भाषाएं, जो आपकी उपभाषाएं हम कहेंगे, वो विकसित हुई। जैसे ब्रिज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, ये साहित्य में भी इनका उपयोग होने लगा। कई सारे आपके विद्वान रहे, या हम कह सकते हैं उस समय के कवि रहे, जैसे कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मीरा। इन कवियों ने हिंदी में अपने प्रवचनों को, अपने जो भी उपदेश थे उनको दिया, जिससे हिंदी क्या हो गई, घर घर पहुंची। और अगली बात हम करते हैं, अगला क्या आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल में हिंदी का स्वर्णिम विकास हुआ, यानी अभी वर्तमान समय की बात करें, इसमें आपका भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद जैसे साहित्यकारी आंदोलनों ने भाषा को समृद्ध किया। यानी इन कवियों ने हिंदी भाषा के महान महान साहित्य लिखे, जिससे क्या हुआ, हिंदी भाषा की क्या हो गई, मांग बढ़ गई। लोग हिंदी को प्राथमिकता देने लगे, और स्वतंत्रता के बाद से हिंदी भाषा को क्या हो गया, राजभाषा का भी दर्जा मिल गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। आज हिंदी भाषा में शिक्षा, प्रशासन, मीडिया, तकनीक, मनोरंजन और संपर्क साधने का प्रमुख स्थान बन गई है। उपसंहार या निष्कर्ष के रूप में अगर हम बात करें तो
हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हिंदी भाषा का विकास निरंतर और गतिशील प्रक्रिया में रहा। एक काफ़ी लंबी प्रक्रिया के बाद हम हिंदी भाषा का विकास देखते हैं और ये आपका हजारों साल तक लगातार निरंतर इसमें परिवर्तन होता रहा। और ये भाषा बहता नीर की तरह है, जिस तरीके से पानी बहता है और जैसे जैसे आगे बढ़ता है अपने अंदर उस जगह की विशेषताओं को ग्रहण करता है, ठीक इसी तरीके से अगर हम कहें तो हिंदी ने भी क्या किया है, जैसे जैसे अलग अलग काल में ये आगे बढ़ी है, इसने अपने अंदर उन समय की चीज़ों को समावेश करती चली गई है। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा से लेकर आधुनिक हिंदी युग में वैज्ञानिक और तकनीकों की आवश्यकताओं तक हिंदी को स्वयं अनुसार ढाला है, जैसा कि भाषा बहता नीर के बारे में बात कही है। हिंदी न केवल भारत की बल्कि विश्व की एक सशक्त भाषा बन चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर क्या करें, हमारे चैनल को कोई सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाकी अगली वीडियो आप सभी तक पहुंच जाए इसके लिए हमारे चैनल से जुड़ें। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय